नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। आज आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सामान लाने जाते हैं तो वो जब उसकी रेट पूछते हैं तो हमें वो जब रेट का पता लगता है तो हमें लगता है यार बहुत महंगा सामान हो गया है। तो वास्तव में ही सामान महंगा हो गया है और बढ़ती महंगाई के कारण पैसे की वैल्यू क्या हो गई है। तो हमारे पास आने वाले टाइम में जो जो सामाजिक काम है हमें वो तो करने हैं, परंतु इतना पैसा आने वाले टाइम में कैसे आए कि वो सामाजिक काम हम आसानी से पूरा कर सके। तो महंगाई के साथ साथ हम पैसे को भी कैसे बढ़ाएं या पैसे को कैसे ग्रोथ करें या किस प्रकार से हम आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा फंड या वेल्थ बनाएं जिससे हमें महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़े। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और पूरा समझेंगे कि महंगाई के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें कितना फायदा हो सकता है। बात करते हैं हम महंगाई। अगर 4 साल में देखें तो महंगाई कितनी बढ़ी है। अभी आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी 25 नवंबर को न्यूज आई थी कि 4 साल की महंगाई बढ़ी है। घर बनाने का जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया है। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसकी जो महंगाई है वो कितनी बढ़ गई है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथ साथ घर बनाने पर शादी में जो होने वाले खर्चे कितने बढ़ गए हैं, साथ ही साथ शिक्षा का खर्चा कितना बढ़ गया है और साथ ही साथ बढ़ती बीमारी का जो इलाज कितना महंगा हो गया है, इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा 25 नवंबर में खबर आई थी कि 4 साल में जो महंगाई दर है घर बनाने की लगभग 40% तक बढ़ गई है। 40% बढ़ी है दोस्तों, यानी महंगाई है वो 40% बढ़ी है। अब आप ये सोच रहे हो कि महंगाई 40% बढ़ रही है और आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है तो आप महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो सामान मिलने वाला था, ऐसे मान लीजिए अगर महंगाई आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए कहीं पर, अगर वो बढ़कर अगले साल अगर मिनिमम रिटर्न हम मान लीजिए अगर 12-15% की बात करें, अगर 15% का रिटर्न माने तो वो उस पर हर साल यानी 15% का रिटर्न मिले। 100 रुपए कहते 115 हो जाना चाहिए वो अगले साल। अगर इतना भी बढ़ रहा है तो भी ठीक है, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, मान लीजिए आपने 6% या कहीं पर 7% ही इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका 6 से 7 रुपए बढ़ रहा है, यानी 107 रुपए सालाना। अब कहाँ 40% है, कहाँ 107 रुपए है, कहाँ 15% है, 115 है। तो ये महंगाई को तो कहीं बीट ही नहीं कर पा रहे, यानी इसको पार ही नहीं कर पा रहे। अगर जब तक महंगाई को पार नहीं कर पाएंगे तो हमारा पैसे की जो वैल्यू है वो लगातार घटती रहेगी। तो हमें भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आने वाले टाइम में कि हमारा जो पैसा है वो ग्रो होता रहे। कहने का मतलब ये है अगर महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है तो पैसा भी हमारा इसी तरीके से बढ़ना चाहिए और सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम में हमें वो पैसा की वैल्यू बढ़ती नजर आए। 40% महंगाई बढ़ी है और जो मेटेरियल का सामान है, जो कच्चा सामान आता है मेटेरियल का, वो भी लगभग 91% तक बढ़ गया। अब बताओ इससे ज्यादा महंगाई और क्या बढ़ेगी। 91% सामान जो मेटेरियल का सामान आता है, कच्चा सामान है, जैसे ईंट बजरी रोड़ा, जो लोहे का सामान है या और जो सामान अपन घर बनाने में लगाते हैं, वो उसकी जो रेट का जो पैसा है वो 91% तक बढ़ गया है। इतना बढ़ गया। लेबर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। लेबर यानी मजदूर जो काम करने आते हैं, लेबर कॉस्ट भी लगभग यहां पर 150% का इजाफा हुआ है। यानी मजदूरी भी 150% लेबर बढ़ गई है। जो घर बनाने के लिए जो लोग मजदूरी करने आते थे उनकी जो कॉस्ट है, ठेकेदार वगैरह, उनका जो पैसा लेने का है वो तरीका, उसमें 150% की बढ़ोतरी हुई है। अब देख लीजिए घर बनाने का इतना खर्चा है, टोटल 40% बढ़ा है। मेटेरियल सामान बात करें हम मेटेरियल की, इसमें 51% तक की बढ़ोतरी हुई है। लेबर कॉस्ट में 150% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम सभी चीजों की बात करेंगे, कर रहे थे कि घर बनाने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं। आजकल देख लीजिए शादियों का माहौल चल रहा है और आप कहीं पर भी शादी में जाओगे तो शादी में इतना डेकोरेशन, इतना खाने का सामान आप देखोगे, बहुत ही यानी इतना पैसा लोग शादियों में लगा रहे हैं। तो बहुत सारा पैसा शादियों में खर्च हो रहा है। तो पैसा खर्च तो हो रहा है पर पैसा आएगा कहां से, इसका हमें व्यवस्था आज करेंगे तो आने वाले अपने बच्चों के लिए या फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रखे हैं उनके लिए हम सेफ तरीके से रह पाएंगे। अगर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो ये शादी हमारे लिए और महंगी होने वाली है, क्योंकि पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं। अगर किसी से हम उधार लेंगे तो उससे जो पैसा जो ब्याज में देंगे वो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए घर की बात हो गई, शादी की बात हो गई है। शिक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा शिक्षा भी बहुत ही महंगी हो चुकी है भारत में। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी अच्छी या बड़ी प्राइवेट कोई संस्था है या स्कूल है, कॉलेज है या कोई बड़ा कोई कोर्स करवाना है वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो शिक्षा भी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। तो अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, शादी के लिए और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि महंगा इलाज। आप देखोगे कि अब जो इलाज है वो बहुत ही महंगा हो गया है। इलाज की बात करते हैं तो इलाज भी इतना महंगा हो गया। आप हॉस्पिटल में कहीं जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कोई गरीब आदमी तो वहां पर दिखाई नहीं पाता है। तो इलाज भी इतना महंगा हो गया। तो ये कहने का मतलब है ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं आए दिन प्रतिदिन। तो हमें अपनी व्यवस्था या अपने लिए कैसा एक ऐसा फंड बनाएं कि आने वाले टाइम में इन सभी चीजों को हम कवर पाएं और हमारे पास भी एक अच्छा खासा पैसा या वेल्थ हो जिसे हम इन चीजों को आसानी से कर पाए आने वाले टाइम में। तो उसी के लिए हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो हमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके इन सभी चीजों को हम बीट कर पाते हैं आने वाले टाइम में और हमें हमारे पास अच्छा है। तो आप लगभग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके और आने वाले 10 से 15 या 20 साल का आपका गोल है, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा फंड बना सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न यही देते हैं। अगर हम यहाँ पर 15% का रिटर्न भी मानते हैं सालाना, तो कैसे हमारा 1 करोड़ का जो गोल है कैसे पूरा हो सकता है। तो बात करते हैं, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
लमसम में, लमसम की बात करें, अगर आप लमसम करते हैं तो कितना पैसा हम लमसम करें कि हमारा 10 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाए। अगर 10 साल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 25 लाख रुपए का, 25 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15% हमने रिटर्न माना है, तो लगभग आप 10 साल के लिए 25 लाख रुपए रखेंगे तो आने वाले टाइम में यहां पर आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। परंतु कंटिन्यू आपको 10 साल के लिए 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लमसम में, तब जाकर। अगर आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है और 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा पैसा आपका कम हो जाएगा और लगभग आपका यहाँ पर 13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। अगर आपके पास 13 लाख रुपए भी नहीं है और आप लंबे समय में रहना चाहते हैं, अभी तक आपको जरूरत नहीं है और आने वाले 20 साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पर लगभग आपसे 6 से अगर 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए तो भी आप 1 करोड़ का फंड यहां पर बना सकते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, 25 लाख भी नहीं है, 13 लाख भी नहीं है, 6 से 7 लाख रुपए भी नहीं है, तो क्या करें? तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो हम SIP के माध्यम से भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करके और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। SIP में क्या करेंगे, एक लमसम की जगह हम SIP कर सकते हैं और अगर आप SIP भी करके भी, SIP का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और 15% का रिटर्न मानते हैं और आप 10 साल में ही 1 करोड़ रुपए बनाने का सपना देख रहे हैं SIP के माध्यम से, तो लगभग आपको सालाना यहाँ पर ये मंथली यानी 40,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ये पैसा आपका लगभग 10 साल में 1 करोड़ रुपए ये समथिंग हो जाएगा या 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। ज्यादा भी बन सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर 15% रिटर्न कम मिला तो कम हो सकता है, अगर 15% ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा हो सकता है। 15% का मिलता है तो 1 करोड़ रुपए आपको यहाँ पर बन जाता है आराम से। अगर आपके पास 40,000 रुपए मंथली SIP करना नहीं है और 15 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मंथली करके भी आप लगभग 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। 15 साल 15 ईयर 15% के हिसाब से भी 1 करोड़ का फंड यहाँ पर आप कर सकते हैं SIP के माध्यम से भी। अगर 15,000 रुपए भी नहीं है और आप लगातार 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी लगभग आप 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मंथली और 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। ये तो अगर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो जो हमने बात की है महंगी शादी, तो हम बात कर रहे थे कि महंगी शादी, महंगा घर, महंगी शिक्षा और महंगा इलाज, इन सब चीजों को हम कैसे इनको मैनेज कर पाएंगे, तो हमें कितना पैसा हमारे पास हो आने वाले टाइम में। अब बच्चों की शिक्षा के लिए या आपका कोई रिटायरमेंट प्लानिंग है या कोई गोल है घर बनाने का है, ऐसा कोई सिस्टम है, तो आपको मिनिमम अगर 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मंथली आप कर पाते हो तो 20 साल में 1 करोड़ का फंड आपके पास हो जाएगा और आप इन महंगी जो चीजें हैं उनको भी आसानी से कवर कर पाएंगे। तो ये चीजें थी। अब आप कह रहे हो कि आपने ये तो बता दिया अपन कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन से फंड में करें, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि कौन से फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लगभग अगर आप SIP और लमसम करना चाहते हैं तो हम चार फंड की बात करते हैं। एक क्वांट का फंड है, एक क्वांट का फंड है, एक निपॉन का फंड है और एक HSBC और एक चौथे फंड की बात करते हैं हम, टाटा का फंड है। एक टाटा का फंड है। तो इन 4 फंडों की बात करते हैं। क्वांट की बात करते हैं, इसने 1 ईयर में और 3 ईयर में और 5 ईयर में और ऑल ओवर रिटर्न की बात करते हैं कि 1 साल में लगभग इसने रिटर्न दिया है, क्वांट वाले ने 40% का रिटर्न दिया है 1 साल में। 3 साल की बात करते हैं तो लगभग 28% का रिटर्न दिया है और 5 साल की बात करते हैं तो 47% का रिटर्न दिया है और ऑल ओवर रिटर्न की बात करते हैं तो 19% का रिटर्न यहां पर बना के दिया है टोटल। ऐसे ही निपॉन की बात करते हैं, निपॉन वाले ने भी लगभग 36% का रिटर्न दिया है 1 साल में और 3 साल में दिया है 30% का रिटर्न दिया है और इधर 36% का रिटर्न दिया है 5 साल में और ऑल ओवर रिटर्न दिया है लगभग 27% का रिटर्न यहां पर बना के दिया है 5 ऑल ओवर रिटर्न। अगर ऐसे ही HSBC की बात करते हैं तो 1 साल का रिटर्न है 34% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है 35% का। और यहां पर अगर बात करते हैं ऑल ओवर तो 23% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही टाटा फंड की बात कर लेते हैं। टाटा ने 1 साल में 41% का रिटर्न दिया है, ऐसे ही 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है और ऑल ओवर बात करते हैं तो 29% का रिटर्न दिया है। यहां पर HSBC वाले ने 32% का रिटर्न दिया है, 32% का, और ये सेम ही है दोनों। तो हम बात कर लेते हैं। तो आपको
ये स्मॉल कैप की बात करें तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, एसआईपी के माध्यम से और लमसम के माध्यम से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्वांट वाले ने 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, 3 में 28 का, 5 साल में 47% का और ऑल ओवर रिटर्न 19% का रहा है इनका। ऐसे ही निपॉन की बात करते हैं, 1 साल में 36% का रिटर्न है, 3 साल में 30 का, 5 में 36 का और ऑल ओवर रिटर्न 27% का रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि 15% का रिटर्न, हमने एज्यूम किया है कि 15%, अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो आसानी से इस आपका जो गोल है या हमने जो बात की है इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं या बेस बना सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। एचएसबीसी वाले ने भी 1 साल में 27% का रिटर्न दिया है, 32% का रिटर्न दिया है, ऑल ओवर 23% का रिटर्न दिया है। और टाटा का भी 41% का रिटर्न है, 27 का 3 साल में, 5 साल 35 का और ऑल ओवर रिटर्न अभी तक 29% का रिटर्न दिया है। अगर इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी स्थिति ठीक है, अगर आने वाले टाइम में ये आपको जरूर ही आपका बेस बना के दे सकते हैं। स्मॉल कैप में लमसम करिए, चाहे एसआईपी के माध्यम से करिए, वो आपकी मर्जी है, परंतु अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाला जितना महंगाई का अपना खर्चा है दिन बढ़ता रहता है, उन चीजों को हम बीट कर पाएंगे या उनको जो आने वाला जो खर्चा है वो पहले से हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो हम उन चीजों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो वीडियो में अगर आपको दी गई जानकारी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो, या आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या आपके कुछ समझ में आए हो, या म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों यार रिश्तेदारों को, और वीडियो लगे तो लाइक जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।